डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका सेकंड एनुअल मैथमेटिक्स का पेपर था, क्लास 11th का। उसके मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हैं। तो अब देखिए, एमसीक्यू नंबर 1 आपका ये है, कैलकुलेट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो देखिए, आपके सामने क्या हो रहा है कि देखें, ये आपके पास ये प्लस 1 के स्क्वायर से ये माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल, और प्लस अयोटा स्क्वायर से माइनस अयोटा स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसे आप फिल कर देंगे, ठीक है। तो इसका आपका आ गया, ऑप्शन बी आ गया। अब देखिए, एमसीक्यू नंबर 3 आपका एक डिटर्मिनेंट है और आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। इसे हम क्या करेंगे कि हम इसे जो है ना रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि सामने वाली रो कैंसिल कर देते हैं, ये रो कैंसिल कर देते हैं और नीचे वाला कॉलम कैंसिल, ठीक है। और फिर देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 × -6 आ जाएगा, और दरमियान में नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस हो जाएगा, और 3 0 0। तो ये आपके पास -6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ऑप्शन आपके पास आ जाएगा बी, ठीक है। ये भी ऑप्शन बी आपके पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी -6। अब आ जाइए आप एमसीक्यू नंबर 4 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 4 आपके पास है कि आई क्रॉस और फिर जे क्रॉस के इज इक्वल टू। अब आपको याद होगा, देखिए, जब आप यानी ये क्लॉक वाइज यानी ये आप यानी सर्कल बनाते हैं, तो अब आपको याद होगा कि जो आई क्रॉस, अब आई क्रॉस जे होता है के बराबर, और जो जे क्रॉस, जो आपके पास जे क्रॉस ये है, जे क्रॉस के ये आपके पास आ जाएगा आई के बराबर, ठीक है। और फिर देखिए, जब हम आई क्रॉस आई निकालेंगे, आई क्रॉस आई, ये देखिए आपके पास आई का मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर ये आई का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ठीक है। और क्योंकि देखिए आई क्रॉस आई, आई का मैग्नीट्यूड देखिए 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का ये भी 1 आ जाएगा। और फिर देखिए साइन थीटा, साइन आपके पास पूरे वेक्टर पैरेलल है, साइन 0 होता है, ठीक है। और फिर साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो ये 1 × 0, ये आपके पास आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास ऑप्शन ए आ गया, 0। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको याद होगा कि देखेंगे, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि द वेक्टर्स ए बी सी लाई इन द सेम प्लेन इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू। अब आपको याद होगा कि जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होता था, यानी एक ही प्लेन में, तो ये वेक्टर्स को प्लेनर होते थे, को प्लेनर वेक्टर। और को प्लेनर वेक्टर्स में अगर ट्रिपल क्रॉस ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट था, वो क्या होता था, 0 होता था। इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में है कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू टर्म्स ए एन -1 एंड ए एन +1 ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज दिस। अब आपको याद होगा कि अर्थमेटिक मीन ये होता था कि अगर 3 टर्म्स एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, दरमियान वाली अर्थमेटिक मीन कहलाती है। अब देखिए, ये आपके पास लास्ट टर्म ए है ना, इसके बाद वाली एक टर्म ए एन +1 आ जाएगी और एक पहले वाली ए एन -1 आ जाएगी। अब देखिए, अर्थमेटिक मीन होता है जो मिडल 3 टर्म्स अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो दरमियान वाली अर्थमेटिक मीन कहलाती है। तो ये आपके पास आ जाएगी ए एन, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 ये है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज एस एन इज इक्वल टू रेज टू द पावर n-1, देन द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज, हमें बतानी है इसकी सेकेंड टर्म क्या है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास देखिए जो एस एन आपके पास है 2 रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब देखिए पहले हमने क्या किया है कि एन की जगह पे हमने पुट किया है एन इज इक्वल टू वन। जब हमने एन इज इक्वल टू वन पुट किया है तो 2 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, तो एस वन आपके पास आ जाएगा 1। तो अब आपको याद होगा कि देखिए जो एस वन जो फर्स्ट टर्म और जो टी वन ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे एक टर्म 4 है, यानी एक टर्म जैसे 2 है, तो देखिए ये इसका सम भी एक 2 ही आएगा और फर्स्ट टर्म भी 2 ही आएगी, ठीक है। फिर हमने किया पुट एन इज इक्वल टू 2 सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म्स के लिए। तो फिर हमने जब हमने एन की जगह 2 पुट कर दिए, 2 टू द पावर 2, तो ये 4 आ जाएगा, 4 - 1 ये आपके पास आ जाएगा 3। तो S2 देखिए आपके पास आ गया 3। अब देखिए अभी आपको बता रहा है कि S1 तो T1 के बराबर होगा, तो T1 आपके पास 1 आ गया। और S2 आपके पास ये होगा सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए जो T2 आपके पास आ जाएगा, देखिए S2 देखिए आपके पास 3 है, T1 आपके पास 1 है, तो T2 आपके पास आ जाएगा 3 - 1, तो T2 आपके पास 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सेकेंड टर्म आपके पास 2 आ जाएगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर है। अब देखिए ये दिया हुआ है कि समीशन के इज इक्वल टू 1 to r, और ये के है n × n+1/2, देन r इज इक्वल टू। अब देखिए अगर हम r की जगह रखेंगे n रखेंगे, यानी r इज इक्वल टू n रखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n n+1/2। ये जो आपकी एक्सरसाइज है, जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, अगर 6.9 या 11 है, उसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन बी आपका आ जाएगा। And अब आ जाए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में कि इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स ऑफ हॉकी टीम बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इफ द कैप्टन इफ द कैप्टन एंड गोल कीपर मस्ट बी इंक्लूडेड इन ईच वे। यानी देखिए हमें ये बताना है कि टोटल कितने तरीकों से हम टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें यानी 15 यानी टोटल 15 प्लेयर्स हैं, और आपने 11 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए ना, ये दिया हुआ है कि 2 प्लेयर यानी कैप्टन और गोल कीपर लाजमी होंगे। अब देखिए टोटल प्लेयर्स तो हैं 15, ठीक है, टोटल 15 हैं, मगर उसमें से 2 प्लेयर्स जो ना ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, यानी एक गोलकीपर और एक कैप्टन। तो देखिए टोटल प्लेयर्स आपके पास आ जाएंगे 13। अब देखिए क्योंकि हमने 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, तो 11 में से देखिए क्योंकि ऑलरेडी एक गोलकीपर और एक कैप्टन ऑलरेडी टीम में शामिल है। देखिए जैसे आपकी T20 की टीम है, तो आपको पता है देखिए जैसे टोटल 15 प्लेयर्स हैं, उसमें से बाबर आजम और रिजवान लाजमी सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब लाजमी सेलेक्ट होंगे तो टोटल प्लेयर्स 15 में से 13 रह गए, और 11 की टीम सेलेक्ट करनी है, मगर उसमें 2 प्लेयर्स ये बाबर और ये रिजवान ऑलरेडी शामिल हैं, तो वो बचेंगे कितने, आपके पास 9। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये आ जाएगा 13 कॉम्बिनेशन 9। 13 कॉम्बिनेशन 9, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर 13 कॉम्बिनेशन 9 की अगर हम वैल्यू डालते हैं, तो ये आपके पास 715 वेज आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है कि इफ अ फेयर डाई इज रोल्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप इज ईदर अ प्राइम नंबर और एन ऑड नंबर, ठीक है। हमें ये बताना है या तो वो क्या हो, प्राइम नंबर हो, या क्या हो, ऑड नंबर हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि डाई में टोटल कितने होते हैं, 6 यानी होते हैं, ठीक है। यानी डाई में टोटल 6 दाने होते हैं, तो वन सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, तो ये एन एस आपके पास आ जाएगा 6। अब देखिए जो प्राइम नंबर है वो आपको याद होगा कि ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी जो 2 नंबर से डिवाइड हो, 1 और इटसेल्फ, तो 2 3 5, तो एन ए आपके पास आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको याद है कि एन ए ओवर एन एस टोटल, यानी यानी नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, तो ये 3/6 आ गया। अब देखिए जो ऑड नंबर्स आपके पास हैं वो आपके पास है 1 3 5,
ठीक है, और नंबर जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते, तो ये आपके पास एन बी आपके पास इवेंट आ जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास यानी और नंबर आ जाएगा एन बी ओवर एन एस, तो ये 3/6 ये भी आ गया। ठीक है, अब देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं जो ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं। ठीक है, बोथ प्राइम एंड ऑड, उसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें, यानी जो इंटरसेक्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है यानी एंड को। ठीक है, तो अब देखें ये आपके पास 3 और 5 यानी ये प्राइम और ऑड दोनों है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस 2/6। अब हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी इधर प्राइम और ऑड। तो अब देखिए इधर प्राइम और ऑड यानी अब हमें ये फाइंड करना है, नहीं ये आपने यू फाइंड करना है। ठीक है, ये यू होता है और। अब देखिए आपके पास ये ओवरलैप सेट है, यानी डिसजॉइंट ओवरलैप है, इवर्स ओवरलैप है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका 3/6 था, ये भी 3/6 था, ये 3/6। अब आप यहाँ पे देखिए 6 ले लेंगे एलसीएम, तो ये 3 + 3 - 2। तो 3 + 3 आपका 6 आएगा, 6 - 2 आ जाएगा 4/6। ये 2 to the 4, 2 3 6। तो ये आपके पास आ जाएगी 2/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास आ जाएगा 2/3। तो 2/3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये 2/3 आपके पास ऑप्शन सी है। तो ये आपका ऑप्शन सी। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 आपके पास ये है, द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज 1 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 3। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन बी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली इसकी जो जनरल टर्म है, देखें अपॉन में, तो देखिए आपके पास ये है 1 2 3। तो 1 2 3 की आपको याद है कि वी नो दैट 1 2 3, इसकी जनरल टर्म आपके पास क्या होती है? एन होती है। ठीक है, इसकी जनरल टर्म तो आपके पास आ जाएगी एन। और फिर ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मैंने लिख लिया इसको। इसकी जनरल टर्म आपको याद होगा कि 1 2 3, इसकी जनरल टर्म होती है एन, एन अपॉन एन इंटू n+1, 2n+1/6। अब आप यहाँ देखें, ये एन से एन कैंसिल कर देंगे, इसकी जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी n+1, 2n+1/6। तो अब देखिए इसमें ये तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी ही होगा। तो आपको इसके नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सम ऑफ द सीरीज 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n का क्यूब। अब देखें, अब आपको याद होगा कि इसमें हमने जब ये पढ़ा था, ये चैप्टर 6 में ही है, 1 + 2 + 3 + n। इसकी जनरल टर्म आपके पास होती है, इसकी जनरल टर्म देखिए आपके पास होती है n। ठीक है, n इंटू, बाकी देखिए इसकी जो जनरल टर्म आपके पास ये आ जाएगी, डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। इसकी जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी ये n² n+1 का होल स्क्वायर ओवर 4। बेसिकली देखिए इसकी जो जनरल टर्म है वो ये होती है आपके पास n n+1/2 और होल स्क्वायर। और इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं, देखिए आ जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये बेसिकली जो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। n² n+1 का होल स्क्वायर ओवर 4। तो ये आपका ऑप्शन सी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू √1 - x² + 1। देखिए डोमेन का मतलब ये है, आपने वो वैल्यूज पुट करनी है जिसपे आंसर आपका अयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर ना है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर ना आए। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम ले लेंगे जीरो के बराबर, यानी यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और फिर देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, और आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा वन, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस वन। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखें, वन और प्लस वन और माइनस वन पुट करेंगे ना, देखें ना, तो अगर आप जब वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो, आंसर आपके पास वन आएगा। ठीक है ना, देखिए अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह पे पुट करते हैं, देखें, यानी यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू, और देखिए वन, एक्स की जगह जब आपने वन पुट कर दिया, वन का स्क्वायर, ये प्लस वन, तो वन माइनस वन जीरो वन आ जाएगा। और फिर जब आप माइनस वन पुट करेंगे, देखें, वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो ये माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वन, तो ये भी जीरो प्लस वन, तो ये भी वन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ये वन और माइनस वन भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके दरमियान जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखिए, अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम पुट कर देते हैं, देखें y इज इक्वल टू वन माइनस टू पुट कर देते हैं, ये टू का स्क्वायर, ये प्लस वन, वाई इज इक्वल टू वन माइनस टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा, ये प्लस वन, और फोर में से वन माइनस फोर आ जाएगा माइनस थ्री, और योटा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो डोमेन है वो माइनस वन और प्लस वन के दरमियान वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सब में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आसान सा है कि माइनस फिफ्टी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको याद है कि स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव साइन हो तो अयोटा बाहर आ जाता है, और 50 को आप 25 मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको याद होगा कि 25 का स्क्वायर रूट फाइव होता है, तो ये फाइव अयोटा स्क्वायर रूट टू। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप बबल को फिल कर। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब सीकेंड माइनस 300 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको याद होगा कि पहले स्टेप में तो देखिए क्या होता है कि देखिए सीकेंड माइनस 300, सीकेंड और कॉज में अगर नेगेटिव साइन हो, सीकेंड माइनस थीटा, तो ये प्लस सीकेंड थीटा हो जाता है। ठीक है, सीकेंड और कॉस में एंगल में जो वैल्यू प्लस होती है, इवन फंक्शन होता है। ये सेकेंड 300 आ गया। अब सीकेंड 300 को मैंने लिख दिया 360 माइनस सिक्सटी, 360 में 60 और 60 आ जाएगा। ठीक है, अब 360 को लिख दिया मैंने 4 इंटू 90। और आपको याद होगा जब भी 90 के साथ इवन नंबर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, तो सीक यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स द सेम, अगर कॉज है तो कॉज रहेगा, सीकेंड है तो सीकेंड रहेगा, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा, आगे जो भी एंगल होगा वो लिख देंगे। अब आपको याद होगा कि सीकेंड जो आपके पास कॉस 60 है, कॉस 60 होता है आपके पास 1/2, तो सीकेंड 60 आपके पास आ जाएगा टू। इसका मतलब यह क्या, जो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा cos पाई/6, तो cos पाई/6 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, उसका cos पाई/3 cos 60, ये होता है आपके पास 1/2, और फिर cos पाई 5 पाई/6, ये आपके पास होता है cos, यानी 5 पाई/6 होता है, देखिए cos 5 पाई/6 150 डिग्री होता है। ठीक, तो cos 150 डिग्री होता है माइनस स्क्वायर रूट 3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। अब देखेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 एक थ्री आ जाएगा, अपॉन में तीन, टू टू द फोर, फोर टू द एट, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/8। तो 16 का भी आंसर आपके पास -3/8 बी आ जाएगा। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में दिया कि इफ अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी एक जो सीढ़ी है 30 डिग्री विद द वॉल, यानी वॉल के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है, ऑफ हाइट 8 मीटर, यानी वॉल की हाइट 8 मीटर है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर इन मीटर्स। अब देखें, ये आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैंने लैडर ली। ठीक है, अब लैडर जो है वो दीवार के साथ जो ये बी सी है, ये लेंथ ऑफ लैडर है 8 मीटर, और एंगल लैडर के साथ 30 डिग्री बना रही है। ठीक है,
अब आपको याद होगा कि एंगल के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ लैडर चाहिए यानी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा यहाँ पे 30 है, बेस यहाँ पर देखिए 8 मीटर और हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ लैडर एक्स है। तो cos 30 √3/2 होता है ये, और 8 मीटर ओवर एक्स आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए 8 टू द 16 आ गया और √3 अपॉन में आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 16/√3। इसका मतलब ये कि 17 का जो आपके पास जो ऑप्शन है 16/√3, तो ये आपके पास जो है ये ऑप्शन ए है, 16/√3। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया कि इफ एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस भी और साथ में राइट एंगल भी है, इज 8 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया आपको दे दिया, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए ये आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी दो साइड सेम है, यानी आपको याद है कि आइसोसेलेस की दो साइड सेम होती हैं, और ये आइसोसेलेस भी और राइट एंगल भी, तो ये एक्स है, ये भी आपके पास एक्स है। अब आपको याद होगा कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया आपको 8 मीटर दे दिया है, ठीक है, हाफ बेस हमने एक्स ले लिया, हाइट भी हमने एक्स ले ली, ठीक है। अब टू यहाँ डिवाइड था जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 8 16 एक्स, 16 मीटर, 16 m² और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स आपके पास आ जाएगा, जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये +-4, और लेंथ कभी आपको पता नेगेटिव नहीं होती, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पे सी आपके पास है, इसका 18 का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। 18 का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सी, 8 मीटर, सॉरी 4 मीटर, ये ऑप्शन सी। अब आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19 आपके पास ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू हो कि टेंजेंट x-30 इज इक्वल कॉट 30 हो, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट x-30 है, अब देखिए मैंने x की जगह लिखा 90। अब 90 - 30, अब आपको याद होगा जब 90 के साथ ऑड नंबर हो, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 × 90। जब 90 के साथ ऑड नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट tan में, ठीक है। और आगे जो भी एंगल लिखा होता है वो आप लिख देते हैं, तो ये आपके पास आएगा कॉट 30। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan और कॉट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए, 90 डिग्री। अच्छा अब देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन sin x प्लस cos x, हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, और मैंने यहाँ किया 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 है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos x, cos x से मैं डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब आपने cos x से डिवाइड कर दिया, देखिए sin x ओवर cos x, ये cos से cos कैंसिल, 0 ओवर cos x 0 ही आएगा, तो यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, cos से cos कैंसिल 1 आ गया, तो tan x इज +1 इक्वल टू 0 और tan x इज इक्वल टू -1। अब देखें tan होता है, देखिए फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और tan यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब या तो tan सेकंड में या फोर्थ में है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे जो कौन सा ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको याद होगा कि हम इसमें रेफरेंस एंगल जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेते हैं रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू π/4, यानी टेंजेंट π/4, 45 या π/4, ठीक है। और अब यह है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 - 45 या π - x, ठीक है, π - x, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा π - π/4,
तो ये आपके पास आ जाएगा, जब फुल एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 पाई बाय 4 यानी 135 आता है। ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो ऑप्शन है वो 3 पाई बाय 4 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक भी दें। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स लेंगे। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।